नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनपी न्यूज पे हिंदी बुलेटिन में। रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है कि जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है, सरकार उनके परिवारों को मुआवजा दे। हालांकि ये मुआवजा कितना होना चाहिए, ये खुद सरकार को तय करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि कोविड से हुई मौतों पर 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही एनडीएमए से कहा है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कम से कम मुआवजा दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वो कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट को जारी करे। जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो गए हैं उनमें से सुधार किया जाएगा। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। बता दें कि इस मामले में कई याचिकाकर्ताओं द्वारा अपील की गई थी और कोरोना से जिनकी मौतें हुई है उनके परिजनों को आपदा एक्ट के तहत 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा इसके अलावा याचिका में कोविड डेथ सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल किए गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्य सरकारों से जवाब तलब किया है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया था उसमें सरकार ने ऐसा करने में असमर्थता जताई थी। केंद्र सरकार द्वारा कहा गया था कि ऐसा करना संभव नहीं है। इसके बजाय सरकार का फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने बीजेपी और टीएमसी पर हमला साधा है और हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग गुंडागर्दी करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। हो सकता है नड्डा जी ने बातें सही कही हो, लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, जिस तरह से कोविड काल में घोटाला हुआ, जिस तरह से ऑक्सीजन घोटाला हुआ, दवा घोटाला हुआ, अब वैक्सीन घोटाला हो रहा है, अगर उस पर भी अपनी बात कह दें तो लगता है उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को, पश्चिम बंगाल के लोगों को उनकी बात पर भरोसा हो जाए। टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी हिंसा के मामले में बराबर के सहभागी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में हिंसा हो रही है, पूरा प्रदेश त्रस्त है, पूरे प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधि डरे डरे से हैं। लगता है पश्चिम बंगाल टीएमसी के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उसके बाद टीएमसी की बात को लोग सच मान लेंगे। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दृष्टि दोष है, उन्हें कांग्रेस दिखाई नहीं पड़ेगी, कांग्रेस उन्हें सुनाई पड़ेगी। 2024 सत्ता जाने के बाद उनको इस बात का एहसास होगा कि अहंकारियों को जाना पड़ा है, चाहे इतिहास के कोई खंड हो, चाहे वर्तमान की कोई स्थितियां हो। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अहंकार में आकर सरकार चलाती है, झूठे बयान देती है, अफवाह फैलाती है, इनका भी हश्र वही होगा। चाय को बदनाम भाजपा ने किया, लोकतंत्र को बदनाम भारतीय जनता पार्टी ने किया, सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुझे लगता है इस पे चर्चा, पंजाब हो या कोई राज्य हो, आम आदमी पार्टी को उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में क्लीन स्वीप करेगी। कोई पार्टी दूर दूर तक मुकाबले में नहीं होगी। वहां पर जो पार्टियां होंगी सिर्फ मीडिया में दिखाई पड़ेंगी और सोशल मीडिया थोड़ा बहुत सुनाई पड़ेंगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए सक्रिय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित समिति के सदस्य और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद ने मंगलवार को दावा किया कि कोलकाता में बदमाशों ने उन पर और उनकी टीम के अन्य सदस्यों पर हमला किया है। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी सीएम ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि बंगाल में गुंडागर्दी चल रही है। पॉलिटिकल हिंसा, अटैक होना कोई बड़ी बात नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उन पर ही अटैक हुई थी। यहाँ राज्यपाल के ऊपर अटैक होता है, काला झंडा दिखाया जाता है। हमारे ऊपर तो होता ही रहता है। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन जी का ऊपर अटैक हुआ है, बाबुल सुप्रियो जी का भी हुआ था। तो ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ राजनीतिक हिंसा ये टीएमसी पार्टी की कल्चर बन चुकी है। कानून व्यवस्था कहीं दूर दूर तो है नहीं, इसलिए सुरक्षा किसी का नहीं है। ये मानवाधिकार टीम का ऊपर जो आक्रमण हुआ है, ये बड़ा शर्म की बात है। बंगाल की कानून व्यवस्था इसमें उजागर होता है कि किस स्थिति में हम रह आए वो लोग, इसलिए उनके सामने साफ हो गया। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन जी के ऊपर भी अटैक हुआ था और ये होता रहता है। मानवाधिकार सबसे ज्यादा उल्लंघन यहाँ होती है, महिलाओं की सम्मान और अधिकार का उल्लंघन यहाँ सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए जहाँ मानवाधिकार की टीम जा रही है, दूसरे SC ST की कमीशन की टीम जा रही है, वहाँ लोग जो मिलने आते हैं पुलिस उनको भगा देता है, मिलने भी नहीं देता है। तो सच्चाई सामने लाने के लिए जो आ रहे हैं लोग, उनका ही सुरक्षा नहीं है। तो इसलिए बंगाल की जनता किस स्थिति में जी रहा है ये सब।
वहीं झारखंड के धनबाद जिले में एक बस भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। राजगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह जीटी रोड पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर जीटी रोड पर एक बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। घटना में लगभग 40 से 50 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जीटी रोड पर पहले से खड़ी एक ट्रक में अनियंत्रित होकर ये बस पीछे से टकराई थी, जिससे बस में सवार लगभग सभी लोग घायल हो गए हैं। बस में सवार यात्रियों ने बताया कि बस में जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे। ड्राइवर ने नींद में पीछे से एक ट्रक में टक्कर मार दी, जिसके कारण लगभग 40 से 50 लोग घायल हो गए हैं। बस बिहार के छपरा से कोलकाता जा रही थी। बस में सवार लगभग सभी यात्री मजदूर हैं, जो कोलकाता मजदूरी के लिए जा रहे थे। 5 एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची हैं और मौके पर नेशनल हाईवे सर्विस की भी एक एम्बुलेंस पहुंची, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड के जमशेदपुर में तुलसी कुमारी मीना नाम की एक लड़की ने 1,20,000 रुपए के आम बेचकर पढ़ने के लिए स्मार्टफोन खरीदा है। तुलसी कुमारी का कहना है कि मैं कक्षा 5 की छात्रा हूं। ऑनलाइन कक्षा के लिए मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था और इसीलिए पढ़ने की बहुत दिक्कत हो रही थी। इसीलिए उन्होंने आम बेचे और उसके बाद स्मार्टफोन खरीदा है। वो आम बेचते थे रोड में बैठ के। फिर जो उसको पढ़ाई का जरूरी था, वो पढ़ने के लिए बच्चा तो पढ़ेंगे लिखेंगे, जिद्दी में वो निकल गया वो कि नहीं हम जा रहे आम बेचने बोल के। फिर क्या हुआ? फिर उसी में वो दिया, बम्बई से उसको मोबाइल खरीद दिया, पैसा दिया, उसका अकाउंट में भेज दिया कि बच्चा और आगे कुछ बन के दिखाओ, पढ़ो लिखो, अच्छे से रहो बोल के। वो लोग खुश हुआ, वो लोग का जितना हम लोग को अच्छा लगा। एक आम कितने में बिका? एक आम 10,000 में। टोटल कितना था? टोटल 12 ठो आम था। कितना पैसा मिला? 1,20,000 दिया। पढ़ने का भी दिक्कत था और घर में राशन नहीं था, हम लोग भूखे रह जाते थे, कभी आम बिक्री नहीं होता था, तो इसीलिए आम बिक्री करते थे, तो हम लोग चावल उबल ला के खाते थे। मेन मुद्दा क्या था पढ़ने के लिए? बोलो बेटा। हमको मोबाइल चाहिए था, मेरे लिए मोबाइल भी नहीं था पढ़ने के लिए, इसीलिए आम बेच रहे थे। कितना करके बिका तुम्हारा आम? हाँ, सर लोग खरीदे 10,000 एक आम का। कितना आम? 12 आम। पैसे मिल गए? हाँ, 1,20,000 रुपये आ गए। फोन भी ले दिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दूरदराज इलाकों में रह रहे गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है। एक व्यक्ति ने बताया है कि लॉकडाउन की वजह से हमें पहले राशन की दिक्कत थी, लेकिन अब हमें 2 महीने का राशन मुफ्त में मिल रहा है। जो ये राशन दिया गया है वो लोग बहुत बेकस, और ये जो मजदूर लोग हैं ये घर में बेले बैठे हुए हैं, तो ये राशन दिया है। चलो ऐसे ही इसके बाद भी दिया जाए तो गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। सर हम रिलीफ दे रहे हैं जो पीएमजी कल्याण भाई के योजना के तहत से दे रहे हैं। इस पे लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है और लोगों के पास जो पैसों की कमी शमी होती है उससे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि इनको रिलीफ से काफ़ी राहत मिल रही है। और एक थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमें, क्योंकि हम जो राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसके तहत हमें ना बायोमेट्रिक करवानी पड़ती है। जब हम बायोमेट्रिक करवाते हैं इससे लोगों को थोड़ी परेशानी आती है, क्योंकि हर एक का फिंगरप्रिंट बार बार से लगवाना पड़ता है। उस पर हमें ना कोविड के 19 के चलते हुए हमें थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है। बड़े बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, हमें तो बहुत खुशी होती है कि मुझे पर डे कम से कम मतलब मैं ये कहूंगा 100 से 200 फोन जो मुझे पीआरआईज के आते हैं, वो लोग चिंतित हैं अपने लोगों के लिए। उनको इस वक्त सारे इस वक्त जो है फोर फ्रंट पे, क्योंकि ये एक नेचुरल आप ये कहेंगे ये कैलामिटी है, एक मतलब डिस्ट्रेस है। तो इस वक्त जो भी है वो सारे यूनिफाइड एक ही फोर फ्रंट पे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। वो सारे फोर फ्रंट पे हैं ताकि इस जो महामारी के साथ हम यूनिफाइड होकर तभी ही लड़ सकते हैं। तो पीआरआईज का तो रिस्पांस रहेगा तो वो मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे दिल्ली वासियों को अभी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। लगातार भीषण गर्मी का सामना वो कर रहे हैं। दिल्ली में पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और उमस भरी गर्मी के बीच मंगलवार को सीजन में पहली बार दिल्ली वासियों को लू के थपेड़े झेलने पड़े। बताया जा रहा है कि ये मानसून सीजन की पहली लू है। सामान्य तौर पर दिल्ली में
28 जून तक ही भीषण गर्मी का प्रकोप रहता है। इससे पहले वर्ष 2012 में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं 11 जून को 2019 को दिल्ली का अधिकतम तापमान जो है वो 45.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि मानसून में देरी के कारण कुछ दिन और भीषण गर्मी दिल्ली के लोगों को झेलनी पड़ सकती है। हालांकि 2 जुलाई से बारिश की संभावनाएं भी है और हल्की से कमी बारिश की उम्मीद भी है। मुंबई में एक्ट्रेस मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का आज निधन हो गया है। इस खबर से फेस के साथ साथ इंडस्ट्रीज के लोगों में भी बड़ी झटका होने लगा है। जानकारी के मुताबिक हार्ट अटैक की वजह से राज कौशल का निधन हुआ। राज ने रविवार को ही अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी और उन्होंने सोमवार को मंदिरा और दोस्तों के साथ फोटो भी शेयर की थी और बताया था कि उनका रविवार का दिन शानदार रहा है। राज एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। राज ने प्यार में कभी कभी, शादी का लड्डू, एंथनी कौन है जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया था। इनके अलावा उन्होंने भाई ब्रदर निखिल, शादी का लड्डू और प्यार में कभी कभी को प्रोड्यूस भी किया था। मंदिरा और राज की लव मैरिज थी। दोनों ने साल 1999 में शादी की थी और फिर साल 2011 में दोनों ने बेटे वीर को जन्म दिया था और पेरेंट्स भी बन गए थे। मंदिरा और राज बच्चों के साथ लाइफ एंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन किसे पता था कि अचानक उनकी जिंदगी यूं बदल जाएगी। राज के जाने के बाद अब मंदिरा को अकेले ही दोनों बच्चों को देखना होगा। ये वक्त एक्ट्रेस और उनके परिवार के लिए काफी मुश्किलों भरा है। मंदिरा और राज जो पहले से एक बेटे के पेरेंट्स थे और पिछले साल ही बेटी को गोद लिया था, अब राज और मंदिरा लाइफ में बेटी के आने से काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर सभी को अपनी बेटी से मिलवाया भी था। मंदिरा और राज ने बेटी के नाम के बाद दोनों का सरनेम लगाया, जिसके बाद उनका पूरा नाम तारा बेदी कौशल रहा। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी समर्थित अपने एक ट्वीट को लेकर मंगलवार को सफाई दी है। बीजेपी में लौटने की संभावनाओं को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि मजाक के लिए उन्होंने एक टिप्पणी की थी, उनका पाला बदलने का फिलहाल कोई मन नहीं है। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा रविवार को किए गए अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि दुनिया में 4 तरह के दुखी लोग होते हैं, अपनों से दुखी होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख में दुखी और बिना बात के खामखा मोदी जी के तरह दुखी लोग, ये उन्होंने कहा था। शत्रुघ्न के इस मोदी समर्थित ट्वीट को उनके घर वापसी की कोशिशों के रूप में भी देखा जा रहा था। हालांकि इस पर सफाई देते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि यह मनोरंजन के लिए रविवार का एक मजाक था, उनका राजनीतिक कोई भी ऐसा मतलब नहीं था और ना ये मतलब निकाला जाए, क्योंकि मेरी कांग्रेस छोड़ने की फिलहाल कोई इच्छा नहीं है, ये उन्होंने कहा। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से अपना जो बयान था उनका, जिस पर कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में वापसी करने वाले हैं, उसको लेकर उन्होंने तमाम चीजें साफ कर दी है और एक बार फिर से उन्होंने कह दिया है कि मेरा फिलहाल पाला बदलने की कोई भी मन नहीं है, कोई ऐसी इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो जो ट्वीट था वो मात्र एक मजाक के तौर पर था, रविवार का दिन था, इसलिए रविवार को मजाक के लिए उन्होंने वो ट्वीट किया था। फिलहाल उनका राजनीतिक इस ट्वीट का कोई मतलब नहीं था। यूपी के प्रयागराज में पुलिस और क्राइम ब्रांच के बीच अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोरी की गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 5 बदमाशों को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से लग्जरी वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस के हाथ 43 वाहनों के फर्जी कागजात और गाड़ी चुराने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी लगे हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम की भी जानकारी हुई है, जिनकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। इधर कुछ समय से लग्जरी वाहनों की चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, तो एसएसपी ने क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम को बदमाशों का पता लगाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद ये बड़ी सफलता उन्हें हाथ लगी। अचानक कई सारी लग्जरी गाड़ियों की चोरी हुई है। तभी से हमारी टीम सक्रिय थी। हमने इसको चुनौती के रूप में लिया था और हमने अलग अलग जगहों पर अलग अलग सूत्रों के माध्यम से टीमें लगा करके रखी थी। इस क्रम में जब हमें सूचना मिली कि कुछ वाहन चोर हैं जो लोग और भी गाड़ियों को चुराने की प्रयास कर रहे हैं और प्लान बना रहे हैं, तो टीम जा करके उनसे पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में उसके बाद से उन्होंने बताया कि और भी गाड़ियाँ उन्होंने जो चुराई हैं उनको कहाँ रखी है। इस तरह से टोटल 5 गाड़ियाँ उन्होंने बरामद करवाई। वो गाड़ियाँ हैं व्हाइट कलर की, एक फॉर्चूनर है, ब्रेजा है, इको स्पोर्ट्स, क्रेटा और सफारी गाड़ियाँ हैं जो बरामद हुई हैं। यह एक इंटर स्टेट गैंग है जो यहाँ पर प्रयागराज के अलावा बिहार,
दिल्ली, मध्य प्रदेश, इवन वेस्ट बंगाल, कई सारे स्टेट्स में लोग सक्रिय हैं। हमें उम्मीद है कि भविष्य में हमें और भी गाड़ियां मिलेंगी और भी अभियुक्त, जो कुछ मुख्य अभियुक्त अभी भी बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग जल्दी ही। यूपी के बलिया कोतवाली क्षेत्र पुलिस ने लंबे समय से पुलिस की आंख में धूल झोंक रही नकली अवैध शराब का कारोबार कर रही गिरोह के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा ने निर्देश दिए थे, जिनके निर्देशन पर पुलिस ने अवैध शराब के अड्डों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है और इस दौरान 15 एथेनॉल और इलेक्ट्रिफाइड स्पिरिट के ड्रम, भारी मात्रा में अवैध शराब और सामग्री बरामद की गई है। 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है, जिनसे पूछताछ में पुलिस जुटी है। बलिया शहर से सटे सतनी सराद चौकी के 2 जगहों पर भारी मात्रा में शराब बरामद होने की खबर सामने आई थी, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी कर दी है। वहीं इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है और उत्कृष्ट कार्य के लिए बलिया शहर कोतवाली पुलिस को एसएसपी ने 10,000 रुपए का इनाम देने का भी घोषणा की है। कोतवाली पुलिस ने एक जगह दबिश देकर करीब 15 ड्रम बरामद किए, जो कि इथेनॉल के हैं और रेक्टिफाइड स्पिरिट है, जो कि शराब बनाने के काम आती है। और इस पर वहां से हमने कुछ लोगों से पूछताछ की और एक अन्य जगह छापा मारा गया, जहां पर कि शराब बनाने के उपकरण, कुछ तैयार शराब की पेटियां मिली है 50 से अधिक, और कुछ ड्रम और मिले हैं। यहाँ पर 10 के करीब ड्रम मिले हैं, जिनको कि इस्तेमाल करके अवैध शराब बनाई जा रही थी। यहाँ पर मौके पर आबकारी पुलिस की टीम को भी बुलाया गया है जांच के लिए, और इसमें जांच कर आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इसमें 3 लोगों को हिरासत में लिया है। निजी अस्पतालों के लिए 1 जुलाई से कोरोना वैक्सीन को लेकर खरीद के नियमों में अब बदलाव कर दिया गया है। निजी अस्पताल सीधे निर्माताओं से कोविड-19 के वैक्सीन नहीं खरीद सकेंगे, उनको ऑर्डर कोविन पर करना होगा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने वैक्सीन की मंथली स्टॉक की लिमिट भी तय करने का फैसला लिया है। अधिकतम वैक्सीन स्टॉक एक निजी अस्पताल अपनी औसत दैनिक खपत का 2 गुना खरीद कर सकता है। हालांकि निजी अस्पतालों को वैक्सीन के लिए रोजाना का औसत निकालने के लिए अपनी पसंद का हफ्ता चुनने की भी छूट होगी। इसके लिए डिटेल्स कोविन पोर्टल से ली जाएगी। अस्पतालों के लिए जो अभी टीकाकरण अभियान में शामिल होने की योजना बना रहे हैं और जिनका पहले से ही वैक्सीन की खपत का रिकॉर्ड नहीं है, उनके लिए उपलब्ध बिस्तरों की संख्या के आधार पर वैक्सीन की अधिकतम सीमा तय की जाएगी। 50 बिस्तर वाले अस्पताल के लिए अधिकतम 3,000 खुराक का आदेश दिया जा सकता है। आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव रिटायर हुए हैं। इस दौरान उनके लिए एक परेड का भी आयोजन किया गया। इस दौरान उनके लिए परेड का आयोजन जो किया गया था, उसमें उन्होंने बताया कि मुझे पुलिस कमिश्नर पद पर काम करने का मौका मिला, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। इस दौरान हम सभी ने खुलकर काम किया है, कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हमने सभी चीजों को जमकर संभाला है और उनका सामना भी किया है। बता दें कि सीपी एसएन श्रीवास्तव को उस समय दिल्ली पुलिस की कमान दी गई थी जब उनके सामने देश की राजधानी में नॉर्थ ईस्ट के दंगों की चुनौती थी। उनके पुलिस कमिश्नर रहते दिल्ली में सीएए, एनआरसी प्रोटेस्ट, शाहीन बाग जैसे चुनौती भरे हालात भी सामने आए थे। अभी पिछले ही दिनों में गृह मंत्रालय ने उन्हें पूर्ण पुलिस कमिश्नर भी बनाया था। जांच की टीम, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम विभिन्न जगहों पे जाकर के और ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़े। कुल मिलाकर के 600 से ज्यादा केसेस फ्रॉड के, होर्डिंग के, ब्लैक मार्केटिंग के हुए और उसमें 380 से ज्यादा क्रिमिनल्स को पकड़े गए। साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट राइट्स जो हुई थी उसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। बहुत कम होता है कि ऐसे राइट्स के बाद कौन उसके पीछे रहा, किसने कंस्पायर किया, इसके बारे में बहुत बार जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन मैं अपने स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शाबाशी देता हूं कि उन्होंने इस बात का भी पूरी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करके सबके सामने रख दिया। जब रोजगार गई तो जायज है कि अपने जीवन यापन के लिए कोई क्राइम भी कर सकता है। स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की काफी अंदेशा था,
लेकिन बढ़ने के बजाय वो घटना शुरू किया, और ये सब आपके काम की वजह से हुआ। जब भी केस दर्ज, जब भी कोई क्राइम होता था, उसको सच्चे तरीके से उसको देख करके और उसमें केस दर्ज हुआ, ज्यादा क्रिमिनल अरेस्ट हुए, और बड़ी अच्छी छानबीन के बाद और भी क्रिमिनल्स भी पकड़े गए, जिससे क्या हुआ कि पीसीआर कॉल्स कम हो गई। पीसीआर कॉल्स जहां 100 होती थी वो 42 2020 में 100 के जगह। प्रदेश में भूमि व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने के लिए जहां प्रदेश में पुलिस विभाग में रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं, वहीं पुलिस विभाग की ओर से भी नए उपकरण और वाहनों से लैस किया जा रहा है, जिसके तहत जिला कपूरथला में दिन रात की संख्या पीसीआर टीम में बीटा के 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए हैं। और वहीं पंजाब के कपूरथला शहर में विभिन्न स्थानों पर कुल 16 मोटरसाइकिलों के साथ ट्रैफिक पुलिस को 4 बीटा अपडेट किए गए हैं। जिले के एसएसपी ने उन्हें औपचारिक रूप से शहर भेज दिया गया है और पूछा भी है कि क्या पुलिस नए रोड मैप के जरिए नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो पुलिस की ताकत यहां पर एक बार फिर से मजबूत होती जा रही है। पुलिस की जो व्यवस्था है उसको मजबूत किया गया है, भूमि पर व्यवस्था को और स्थिति को मजबूत करने का काम किया गया है। पुलिस विभाग में रोजगार के नए अवसर भी दिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में पुलिस विभाग को अब नए उपकरणों और वाहनों से लैस कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मौके पर नए वाहन उन्हें दिए गए हैं। इसी के साथ दिन और रात की संख्या पीसीआर टीम में बीटा को 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। पंजाब के कपूरथला में विभिन्न स्थानों पर कुल 16 मोटरसाइकिलों के साथ ट्रैफिक पुलिस को 4 बीटा अपडेट किए गए हैं, नए उपकरण उन्हें दिए गए हैं, जिसमें जिले के एसएसपी ने उन्हें औपचारिक रूप से शहर भेज दिया है। और यहीं एसएसपी आपको हरी झंडी भी देते दिखाई दे रहे हैं इन वाहनों को, जिनको अब पुलिस को सौंपा गया है। ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਿਟੀ ਔਰ ਇੱਕ ਫਗਵਾੜਾ ਸਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲੇ ਲਈ ਫਗਵਾੜੇ ਲਈ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੀਸੀਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਰੀਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬੀਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਸੀਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਏਰੀਆ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਰੂਮਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੀਸੀਆਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਲੀ ਰੈਨੋਵੇਟਡ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਡੇ RI, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਐਮਟੀਓ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਔਰ ਹੂਟਰ ਆ ਉਹ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾयरलेस कम्युनिकेशन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ। कोरोना के इस संकट में दुनिया भर के टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है वो बंद पड़े हैं, जिसको लेकर टूरिज्म, होटल और एविएशन इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है। इसी बीच मालदीव की सरकार ने 15 जुलाई से अपनी सीमाओं को दक्षिण एशियाई देशों के लिए खोलने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार 1 से 15 जुलाई के बीच समय समय पर स्थिति की समीक्षा करती रहेगी। ये उन भारतीयों के लिए भी बड़ी खबर है जो लंबे समय से विदेश घूमने का इंतजार में बैठे हुए थे। माले स्थित पर्यटन मंत्रालय ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि यहां आने वाले पर्यटकों को सिर्फ RT-PCR की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट ही दिखानी होगी। मालदीव दक्षिण एशियाई से आने वाले पर्यटकों के लिए 15 जुलाई से टूरिस्ट वीजा जारी करने का भी काम करेगा। और इसी बीच टूर ऑपरेटर्स ने भी मालदीव आने के लिए भारतीयों को रिझाना शुरू कर दिया है। अपने ट्विटर हैंडल पर वो इसे ट्रिप टू एडवेंचर्स बता रहे हैं। बता दें कि मालदीव अपने खूबसूरत आइलैंड के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। भारतीयों के लिए ये बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में भी काफी लोकप्रिय है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए NB न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।